खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर कई जिलों में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई हादसे हुए हैं और इसके वीडियो भी सामने आए हैं। हालात आप देखिए। मध्य प्रदेश के मऊगंज विधानसभा का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल द्वारा बनाया गया यात्री वेटिंग रूम ही पानी में बहता हुआ दिखा। पानी के तेज बहाव के सामने ये वेटिंग रूम टिक नहीं सका और देखिए कैसे पानी के साथ बहता चला गया। रीवा और मऊगंज में हुई तेज बारिश के चलते ये हालात बने हैं। यहाँ भी घर पानी में डूबे हुए हैं। अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां करोला गांव के पास सिंघाड़ी नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि बाढ़ में एक परिवार फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंच गए और समय रहते राहत बचाव दल की टीम ने परिवार के 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। छतरपुर में आज भी बारिश का अलर्ट है। अब मध्य प्रदेश के दतिया के हालात देखिए, जहां रात से हो रही बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में जल भराव हो गया है। इंद्रगढ़ के निचले इलाकों में घरों के अंदर पानी घुस गया है। कुछ इलाकों में तो लोग नाव के जरिए आवाजाही करते दिखे। बारिश के चलते तालाब ओवरफ्लो होकर बहने लगे हैं, जिसका पानी सड़कों पर आने लगा है। इस बीच राजस्थान के अजमेर पुष्कर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश के चलते कई शहरों में आज स्कूल को बंद रखा गया। अजमेर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर के एक नामी अस्पताल में भी पानी भर गया। अस्पताल के अंदर और बाहर सब जगह पानी ही पानी था। कई गाड़ियां पानी में खराब हो गई। सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से थम गई। मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सावित्री चौराहे अपने ब्रह्मपुरी कचहरी रोड बहुत ज्यादा पानी भर गया है। अपने इस जगह पर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी ये चैनल की दीवार टूटी हुई है। इसकी वजह से क्षेत्रवासियों के घरों में पानी भर जाता है 2-2 फीट। अगला वीडियो भी राजस्थान के अजमेर का ही है, जहां रिहायशी इलाकों में कई दिनों से पानी भरा है। बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते हालात भी सुधर नहीं रहे हैं। यहाँ सरकारी अमला सड़कों पर दिखा। अजमेर के नदी नालों के साथ साथ तालाब भी ओवरफ्लो बह रहे हैं, जिसका पानी सड़कों पर आ रहा है। राजस्थान के 6 जिलों में आज बारिश से रेड अलर्ट है, जिसके चलते आज अजमेर के साथ साथ कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी और राजसमंद के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर से बाढ़ बारिश की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश से यहां हालात विकट हो गए। तस्वीरें ये बता रही हैं कि यहाँ बारिश के बाद पानी किस कदर तबाही मचा चुका है। लोगों के घरों में पानी है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पानी की रफ्तार ऐसी कि सामने आने वाली हर चीज बह जाए। दरअसल राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गोठड़ा लाखनपुर में तेज बारिश के कारण एक कच्चा बांध टूट गया, जिससे आसपास के गांव में पानी भर गया और लोगों की जान खतरे में पड़ गई। बांध बॉलीवुड के लाखनपुर गांव में बना था। ये घटना तेज बारिश के चलते हुई। बारिश इतनी तेज थी कि बांध पूरा भर गया। ग्राम पंचायत की तरफ से पानी निकालने का रास्ता बनाया गया था, लेकिन पानी का दबाव बहुत ज्यादा था, जिससे बांध की मिट्टी कटने लगी और वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बांध का पानी तेजी से गांव में घुस गया। लोग डरकर भागने लगे। खेत पानी में डूब गए। लाखनपुर, गोल गोठड़ा और रतनपुर गांव के कई गांव में पानी भर गया। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। बांध टूटने से कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया। गनीमत रही कि बांध दिन में टूटा, इससे कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और वहीं राजस्थान के झालावाड़ में भी लगातार बारिश के बीच स्कूल कॉलेजेस आज बंद रहे। यहां पर सड़कों पर 2 दिनों से भारी बरसात हो रही। वीडियो झालावाड़ के भवानी मंडी इलाके का है। लगातार बारिश के चलते यहाँ के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। क्या गलियां, क्या घर, हर जगह पानी भरा है। बारिश ने इस बार ग्रामीणों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बारिश के चलते रेवा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके चलते नदी के पानी ने नजदीक के ढावा गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। गांव पानी में डूब चुका है। गांव के लोग अपने घरों से निकलकर ऊंची जगहों पर शरण ले चुके हैं। कुछ ग्रामीणों की भैंसें पानी में बह चुकी हैं। मवेशियों का भूसा पानी में बह चुका है। फसलें पानी में तबाह हो चुकी हैं। गांव का बोरदा और धुआ खेड़ी का रास्ता पानी की वजह से बंद हो गया है। इससे लोगों का संपर्क कट चुका है। हालात कब तक सुधरेंगे कहा नहीं जा सकता। लगातार बारिश के चलते तेज रफ्तार से पानी घरों में घुस रहा है। ऐसे में अगर बारिश हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। लगातार बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत भी साथ लेकर आई है। जहां पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है, तो वहीं इस बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है।
इस बीच उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का दौर भी जारी है। हल्द्वानी से लोगों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले देखिए हल्द्वानी के शेरनाला में पानी की रफ्तार। अब देखिए एक एक करके तस्वीरें। बैठ जाएगी। पानी की तेज धार के बीच लोगों ने गाड़ियों को निकालने की कोशिश की। गनीमत रही कि गाड़ियां पानी से निकल गईं। अगर संतुलन बिगड़ता तो फिर हादसा हो सकता था। पानी की तेज धार में गाड़ियां समा सकती थीं। अब देखिए इन गाड़ियों को। ये गाड़ियां नाले को पार कर पाईं, फिर लोगों ने धक्का देकर गाड़ियों को बाहर निकाला। वहीं दूसरी तरफ पानी की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। दरअसल पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों मानसूनी बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की वजह से आए दिन भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से जगह जगह रास्ते बंद हो रहे हैं। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी है। लोगों को नदी नाले से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। और लगातार हो रही तेज बारिश के बीच चित्रकूट से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। चित्रकूट की इन तस्वीरों ने हर किसी के जहन में गुजरात के गंभीरा ब्रिज हादसे की याद दिला दी। चित्रकूट का ये पुल भी बारिश की भेंट चढ़ गया। पुल में कई जगह दरारें नजर आ रही हैं। वहीं एक हिस्सा तो पूरी तरह से पानी में बह गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह कोई पुराना पुल नहीं है, बल्कि इस पुल का निर्माण किया जा रहा था, जो इस साल दिसंबर में बनकर तैयार होना था। लेकिन उससे पहले ही पुल बारिश की वजह से तबाह हो गया। पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग के उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की ओर से किया जा रहा था, जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए है। पुल के बहने के बाद गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस पुल का निर्माण बरदहा नदी पर किया जा रहा था, जो चित्रकूट के मानिकपुर थाना में मध्य प्रदेश के धारकुंडी आश्रम, सतना और रीवा क्षेत्र के तमाम शहरों और तहसीलों को जोड़ने वाला था। वहीं दूसरी तरफ वाल्मीकि नदी पर बने पुल का अप्रोच भी धंस गया। तकरीबन 10 करोड़ की लागत से ये पुल बना था, जो पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। अभी इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। और वहीं प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। यहां पर गंगा यमुना उफान पर है। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। नागवसुकी, छोटा बगाड़ा, सलोरी, दारागंज और कछारी जैसे निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। हालांकि अभी गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के नीचे बह रही हैं। दोनों नदियों का डेंजर लेवल 84.73 मीटर है। आने वाले दिनों में अगर पानी बढ़ा तो कुछ और इलाकों तक पानी पहुंच सकता है। इन इलाकों में पानी बढ़ने से यहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे एक्टिव मोड पर रखा गया है, जहां से हर इलाके की निगरानी की जा रही है। वहीं गंगा यमुना के उफान में 200 से ज्यादा नावों के डूबने की भी खबर है। सबसे ज्यादा नुकसान संगम तट, नैनीघाट, दारागंज और झूंसी क्षेत्र में हुआ है। नाविकों का कहना है कि पिछले 25 साल में उन्होंने इस तरह की बारिश और आंधी नहीं देखी। दरअसल संगम किनारे उठी तेज लहरों की वजह से कई नावें टूटकर बह गईं। नाविकों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की है। तमाम चेतावनियों के बावजूद भी प्रयागराज में कुछ लोग उफनती नदी को पार करते नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रयागराज में उफान के बीच लोग नदी पार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग नाव पर भी नजर आ रहे हैं, जबकि प्रशासन ने नाव के परिचालन पर रोक लगा रखी है। लेकिन बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल बारिश के चलते एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा और यमुना नदी का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर फाफामऊ में 74 सेंटीमीटर और छतनाग में 84 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि नैनी में यमुना नदी का जलस्तर 118 सेंटीमीटर 24 घंटे में बढ़ा है। अगर देखें तो प्रयागराज में 15 मोहल्ले की सड़कें भी पानी में डूब गई हैं। गंगा यमुना में बाढ़ जैसे हालात होने से 15 लाख की आबादी पर असर पड़ा है। कई परिवार घर के ऊपर की मंजिलों पर शिफ्ट हुआ है। गंगा के किनारे जहां महाकुंभ सिटी बसाई गई थी, वो पूरा इलाका अब जलमग्न हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रयागराज में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। राजस्थान के पाली जिले में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। करीब 50,000 की आबादी सीधे प्रभावित हो रही है।
पाली की इन तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस कदर बारिश हुई है। सड़कें जलमग्न हैं, कमर तक पानी आ चुका है। कई फीट पानी से होकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। तस्वीरों से साफ लग रहा है कि राजस्थान के पाली जिले में बारिश का ऐसा कहर बरपा है कि मानो जैसे जनजीवन थम सा गया है। भारी बारिश के कारण डूबे शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं। करीब 15 कॉलोनियों में बरसाती पानी भर चुका है। हालांकि पाली के लोगों का कहना है कि बाढ़ जैसे स्थिति का सामना उन्हें हर साल करना पड़ता है। 14 जुलाई की बारिश के बाद से पानी भरा हुआ है। कई मोहल्ले के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जानवर सड़कों पर दिख रहे हैं। कई इलाकों में करंट फैलने का भी डर बना हुआ है। कहीं बारिश की वजह से हो रही समस्याओं को देखते हुए QRT टीम का गठन किया गया है। बारिश की वजह से हो रही समस्याओं को देखते हुए QRT टीम का गठन किया गया है। इसमें इंजीनियर, स्वास्थ्य निरीक्षक, अग्निशमन अधिकारियों को शामिल किया गया। इधर पाकिस्तान में बारिश के चलते भारी नुकसान पहुंचा है। रावलपिंडी के हालात कितने ज्यादा खराब हो गए हैं, आपको दिखाते हैं। दिल दहला देने वाला ये वीडियो पाकिस्तान के रावलपिंडी का है, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ के इस वीडियो में कुछ घर भी टूटे नजर आ रहे हैं। पानी के बीच कुछ जानवरों को फंसा हुआ देखा जा सकता है। तेज रफ्तार से बहता पानी घरों में घुस गया और सामान को अपने साथ बहाता ले गया। किसी तरह से जान बचाकर कुछ लोग घर की छत पर पहुंचे। वीडियो में जहां तक आपकी नजर पड़ेगी, आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये वीडियो भी रावलपिंडी का ही है, जहां बाढ़ के बीच नदी के एक पुल पर पानी भर गया। इस दौरान यहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर पानी की चपेट में आकर नदी में जा गिरा और डूबने लगा। नदी के पुल पर पानी तेजी से बढ़ने लगा और वहां फंसे लोग इसी तेज रफ्तार बहते पानी के बीच से नदी पार करते रहे। अपने सामने अपनी रोजी रोटी का सामान बह जाना कितना पीड़ादायक होता है, इस शख्स से पूछिए। वीडियो रावलपिंडी के राजा बाजार का है, जहां यह शख्स ठेले पर बहते अपने नारियल थामने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। पानी के साथ बहता ठेला कुछ दूरी पर जाकर नाले में जा गिरा। और दुनिया के कई देशों में पानी के प्रहार से कोहराम मचा हुआ है, भारी तबाही मची है। एक देश में बाढ़ कम होती है तो दूसरे देश में तबाही शुरू हो जाती है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ की ये तस्वीरें तुर्की की, जहां कई इलाकों में इन दिनों भयंकर बाढ़ आई हुई। तुर्की की राजधानी में भी भारी बारिश के बाद कई जगहों से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सैलाब में दर्जनों वाहन बह गए, गाड़ियां खिलौने की तरह बहती नजर आई। अंकारा से लेकर इस्तांबुल तक नदी नालों में उफान से निचले इलाके डूब रहे हैं। सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई लोग लापता हैं। अगली तस्वीर भी अंकारा की है, जहां कोची ओरोन इलाके में लगातार भारी बारिश रिहायशी इलाकों का बुरा हाल कर रही है। देखिए कैसे सोसाइटी में खड़ी गाड़ियां सैलाब में बह रही हैं। इसी तरह के हालात साउथ कोरिया में भी हैं। यहाँ की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस कदर तबाही मची है। मध्य साउथ कोरिया में बाढ़ में 4 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ में फंसे 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अभी भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पिछले 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिससे राहत कार्यों में काफी परेशानी हो रही है। और अब आपको यमन, मैक्सिको और फिलीपींस लिए चलते हैं। यहां कई दशकों के बाद बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। वीडियो यमन के इब शहर का है, जहां बाढ़ के बीच से कार निकालने की गलती करना इस कार सवार के लिए महंगा साबित हुआ। कार बाढ़ की चपेट में आकर बहने लगी और सैलाब के साथ बहती चली गई। यमन में बाढ़ ने इस बार कितनी तबाही मचाई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 35 साल बाद इतनी ज्यादा बाढ़ आई है। दूसरा वीडियो फिलीपींस का है, जहां नेग्रोस में कई घरों में बाढ़ का पानी भर चुका है। वीडियो में देखिए घरों की पहली मंजिल पानी में डूब चुकी है, जहां बाढ़ के चलते हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों का रेस्क्यू जारी है। तीसरा वीडियो मैक्सिको का है, जहां वीडियो मैक्सिको के जलिस्को इलाके का है, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ का पानी तेज रफ्तार से घरों के बाहर बहता दिखा। बाढ़ की वजह से सीवेज भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। पूरे जलिस्को में बाढ़ से हाहाकार मचा है। तेज बहाव की वजह से गाड़ियां तिनके की तरह सड़कों पर तैरती दिख रही हैं। शहरों में चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। कई लोगों को घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। मैक्सिको में आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
इधर पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर अपडेट है। इसमें शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के बाद इन अभियुक्तों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा को गोली से छन्नी करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद पश्चिम बंगाल फरार होने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने दबोच लिया है। जब इन शूटर्स के बंगाल में होने की सूचना मिली तो पुलिस की टीम वहां पहुंची और कई जगह छापेमारी की। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को सफलता मिली और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार लाया जाएगा। सूत्रों की माने तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी। हत्या की साजिश रचने वालों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने बंगाल के पुरुलिया जिले में बंद कुख्यात अपराधी शेरू सिंह से भी पूछताछ की है। पुलिस को जानकारी मिली है कि शेरू ने बिहार की जेल में बंद अपने गिरोह के सदस्य के द्वारा हत्या की साजिश रची थी। इससे पहले पुलिस ने कल ही हत्या में शामिल एक शूटर तौफीक रजा उर्फ बादशाह को गिरफ्तार किया था, जिससे कई घंटों तक पूछताछ की गई। आपको बता दें कि दिन दहाड़े पारस अस्पताल में घुसकर खूनी खेल को अंजाम देकर शूटर्स फरार हो गए थे। कमरा नंबर 209 में भर्ती चंदन मिश्रा की हत्या कर हथियार लहराते भाग गए। और पटना में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में एक महिला घायल हो गई। महिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। बदमाश लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीर पटना के बहादुरपुर की है, जहां देर रात 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई। बताया जाता है कि कुछ लड़ाकों के बीच आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में सड़क किनारे बैठी एक 45 वर्षीय महिला को गोली लग गई। गोली उनके सीने को छूते हुए निकल गई। आनन फानन में घायल महिला को पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक खोखा और 3 बाइक बरामद किए हैं। पुलिस इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए छापामारी कर रही है। कुछ लड़कों के बीच में आपसी विवाद को लेकर कुछ झगड़ा हुआ है। उसी में ही एक व्यक्ति के द्वारा फायर आर्म से गोली फायर करी गई है। उसके कारण कि पास में बैठी एक महिला जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, उनको गोली छू कर निकली है। सभी इन्वॉल्व जो भी इसमें लड़के इन्वॉल्व है, सबकी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम छापेमारी कर रहे हैं। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बिहार के गया जी में अपराधियों ने एक डॉक्टर को गोली मार दी। डॉक्टर की हालत गंभीर है। घटना से लोगों में आक्रोश है। बिहार के गया जी के शेरघाटी में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर अज्ञात बाइक सवार 3 अपराधियों ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद को गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शेरघाटी के शेखपुरा घाघर मोड़ के नजदीक आज सुबह करीब 9 बजे अज्ञात अपराधियों ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद को गोली मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल डॉक्टर को तुरंत शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल गोली मारने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। इस सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में दहशत में है लोग। स्थानीय लोगों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। और देखिए, बड़ी खबर पटना से है। पटना के फुलवारी शरीफ में बुजुर्ग महिला की हत्या की गई है। चोरी का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी गई। चोर ने तकिए से महिला का मुंह दबाकर हत्या की है। जो खबर सामने आ रही, तो आप देखिए, पटना से एक और हत्या की वारदात जो कि फुलवारी शरीफ में हुई। और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने प्रदेश की एनडीए सरकार पर भी सवाल उठाए। कहा कि सरकार को लोगों में सुरक्षा का भाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई है। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं, तो उनसे पूछने की जरूरत है कि 98 में पीएमसीएच में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। पर ना उस वक्त के इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज़्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की बनती है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला ने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में करंट लगने से हुई करण देव नाम के शख्स की मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है। पुलिस जांच में पता लगा रही है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि सुयोजित तरीके से की गई हत्या थी। वारदात में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी का हाथ है। अभियुक्त पत्नी के कबूलनामे का एक वीडियो सामने आया है। कौन ला के दे रहा है? कब से दे रहे हैं? अभी एक ही गाड़ी लॉन्ग बोला शॉर्ट कितने दिए? उनको डिटेन किया हुआ है और उधर शायद राहुल को भी डिटेन किया हुआ है और कार्रवाई चल रही है। सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। 13 जुलाई को करण देव को करंट लगने के बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने करण को मृत घोषित कर दिया था। इधर ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। घटना से नाराज छात्रों ने देर रात हॉस्टल परिसर में हंगामा किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक निजी यूनिवर्सिटी की बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। छात्रा ने हॉस्टल में अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी करने वाली छात्रा ज्योति हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली थी। उसके कमरे में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने 2 प्रोफेसर और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामले में यूनिवर्सिटी के स्टाफ के 2 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की। परिजन मौके पर आ गए हैं। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी 2 व्यक्तियों को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है। प्रशासन पर काफी आक्रोश था, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मामले में आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार छांगुर पर ईडी की जांच जारी है। ईडी को 22 बैंक खातों की जानकारी मिली है। खातों में मिली 60 करोड़ की विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश हुआ है। रेड के दौरान कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने जमालुद्दीन और छांगुर के खिलाफ जांच को तेज कर दिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे धर्मांतरण की सरगना छांगुर की विदेशी फंडिंग वाली फाइल के पन्ने खुलने शुरू हो गए हैं। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छांगुर और उसके सहयोगियों से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। जांच में 60 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली है। ईडी को जांच में 22 बैंक खातों से करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का पता चला है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और कई जरूरी दस्तावेज बरामद हुए हैं और साथ ही ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। जांच में यह भी पाया गया है कि छांगुर ने विदेशी फंडिंग से संपत्ति खरीदी। उसने निर्माण कार्य में भी फंड लगाया। नवीन और नीतू के नाम पर भी कई संपत्तियां हैं। छांगुर ने मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिटाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए की फंडिंग का पर्दाफाश किया था। हाल ही में एनसीईआरटी की किताब में अकबर को क्रूर शासक बताने को लेकर सियासत घर में कांग्रेस इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में कई बड़े बदलाव किए हैं। किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण बताए गए। इस बुक में अकबर को असहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण वाला शासक बताया गया है।
इस बदलाव पर सियासी बहस शुरू हो गई। कांग्रेस का दावा है कि 2023 में G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के लिए भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम से एक 38 पन्नों की खास बुकलेट तैयार की गई थी, जिसमें मुगल शासक अकबर की जमकर तारीफ की गई थी। लेकिन एनसीईआरटी बुक में क्रूर शासक बताने को लेकर कांग्रेस हमलावर है। अकबर को गए हुए सैकड़ों साल हो गए हैं, लेकिन ये हमेशा आपको अतीत में ले जाएंगे। ये अतीत में इसलिए ले जाएंगे क्योंकि ये वर्तमान के सवालों से डरते हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि 1.5 साल पहले जिस अकबर को महान बताया जा रहा था, 2023 तक शांति और लोकतंत्र के प्रेरणा के साथ धार्मिक भेदभाव को मिटाने वाला शासक बताया जा रहा था। लेकिन साल 2025 आते आते वो क्रूर शासक और धार्मिक भेदभाव वाला शासक कैसे बन गया? उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में भी गीता के श्लोक पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा के स्कूलों में प्रार्थना सभा में गीता के श्लोकों का पाठ शुरू हो गया है। ये आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पहल है। बोर्ड ने प्रदेश भर के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है, स्कूलों में सुबह प्रार्थना सभा की शुरुआत श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के पाठ से करें। बोर्ड के आदेश के बाद इसे सभी स्कूलों में लागू कर दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य है हमारी आने वाली पीढ़ी को, जिसके ऊपर देश भार है, जिसके कंधों पर, उस उद्देश्य एक ही है कि ये गीता के श्लोक में जो अध्यात्म और जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे ये समझें और समाज में अपने आचरण में उसको ढालें। इससे पहले उत्तराखंड के स्कूलों में भी ये शुरुआत हो चुकी है। वहाँ सुबह की प्रार्थना सभा में बच्चे गीता के श्लोक का पाठ कर रहे हैं। और भाषा विवाद पर ममता बनर्जी का एक्स पर पोस्ट आया है। बांग्ला दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, ये ममता बनर्जी का कहना है। मातृभाषा पर धमकी देना असंवैधानिक है। सभी भाषाओं और धर्मों का सम्मान होना चाहिए। असम में बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे की सीमा पार हो चुकी है। भाषा और पहचान के लिए लड़ने वालों के साथ मैं हूं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के स्कूलों के पेरेंट्स और बच्चों ने जंतर मंतर पर धरना दिया। देखिए हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट। दिल्ली के स्कूल लगातार फीस बढ़ाते जा रहे हैं, इसको लेकर पेरेंट्स परेशान हैं। इनका कहना है कि स्कूलों पर मनमानी अभी तक रुक नहीं पाई है और इसीलिए आज जो पेरेंट्स हैं और उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों ही मिलकर यहाँ पर पहुँचे हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। और इनका कहना है कि अभी तक स्कूल बढ़ी हुई फीस ले रहे हैं तो इन पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं हो पाया है। तो आप देखेंगे सबके हाथों में किस तरह के बैनर है, तो आप देखिएगा बच्चों पर न हो यातना, यही है आपसे प्रार्थना। स्कूल्स अपनी कंटिन्यूस फीस बढ़ा रहे हैं। अब वी आर नॉट गेटिंग अ राइट आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो हम लोग बेसिकली उसी प्रोटेस्ट से खड़े हो रहे हैं कि ये एक फंडामेंटल राइट्स भी एजुकेशन, और जो इतना इम्पोर्टेंट राइट है उसमें आप उसके भी चार्जेस ले लोगे तो वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आश्वासन मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमें कोई पॉलिटिकली कोई इशू नहीं है, ना हमारा किसी सरकार से लड़ाई है, ना किसी स्कूल से लड़ाई है। वी नीड ओनली फीस को लेस कर दिया जाए जो। इधर दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या के खिलाफ आज जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने किया। विरोध प्रदर्शन में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग भी शामिल। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ी हैं तो लोग इससे परेशान हैं और इसीलिए इस समस्या को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जो है वो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। लोक अभियान चला रहे हैं वो, और उनका एक अभियान जो है वो आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाओ अभियान है। और RWA के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये धरना दे रहे हैं। तो RWA के जो प्रतिनिधि हैं वो भी हैं इसमें शामिल, और साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं विजय गोयल वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। RWA के प्रतिनिधि आपके साथ हैं और कुत्तों से छुटकारा। आवारा कुत्तों की समस्या दिल्ली में नहीं पूरे देश में बढ़ गई है। 12 करोड़ से ज्यादा कुत्ते सड़कों के ऊपर आवारा कर रहे हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है
कि जो लोग अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं, उनको सड़कों पे खाना खिला रहे हैं, वो अपने घर ले जाकर उनको खाना खिलाएं जी। और राजस्थान के कथावाचक अभयदास महाराज के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वीडियो राजस्थान के जालौर का है, जहां सावन के महीने में चतुर्मास महोत्सव के लिए कथावाचक अभयदास को पुलिस ने मंदिर में जाने से रोका, जिसके बाद उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान पुलिस के वाहनों पर पथराव भी किया गया, जिसमें अभयदास महाराज समेत कुछ महिलाओं को भी चोटें आई हैं। इस दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हो गया। हिंदू संगठनों ने अभयदास महाराज के साथ हुए इस व्यवहार के बाद सड़क पर जाम कर प्रदर्शन की और आगजनी भी की। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दी है। मंदिर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में अधिकारियों की निगरानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। वहीं अभयदास महाराज ने खुद पर हुए हमले और दुर्व्यवहार के विरोध में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रहा और धार्मिक गतिविधियों में बाधा डाली जा रही है। राजस्थान के ब्यावर में गरीब रथ ट्रेन के इंजन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद रेल प्रशासन ट्रैफिक सामान्य करने में जुटा है। तस्वीरें राजस्थान के ब्यावर की हैं, जहां गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई। हादसा देर रात करीब 3 बजे हुआ, जब सेंदड़ा रेलवे स्टेशन से गुजरने के दौरान इंजन में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के ड्राइवर को जब इंजन के दूसरे हिस्से में धुआं दिखाई दिया तो उसने सूझबूझ दिखाई और इंजन को ट्रेन के बाकी डिब्बों से अलग कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आग तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। रेलवे के मुताबिक हादसे में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। सभी को वैकल्पिक साधनों से आगे पहुंचाने की व्यवस्था की गई। फिलहाल रेलवे प्रशासन इंजन को हटाकर ट्रैक को साफ कराने और यातायात को सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। अधिकारियों के मुताबिक रूट पूरी तरह बंद नहीं किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ट्रेनों को स्पीड कम करके सेंदड़ा से निकाला जा रहा है। बिहार के नालंदा में एक परिवार के 5 सदस्यों ने एक साथ जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। इनमें से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। नालंदा में एक परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 बच्चों और पत्नी की मौत हो गई, जबकि शख्स का गंभीर हालत में इलाज जारी है। मामला पावापुरी इलाके का है। फिलहाल शख्स का इलाज भगवान महावीर अस्पताल में चल रहा है। मामले में पता चला है कि पीड़ित परिवार कर्ज से परेशान था। पुलिस का कहना है कि घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकान के लिए उन लोगों ने लोकल जो कर्ज देने वाले होते हैं, मनी लेंडर्स, उनसे कर्ज लिया था और उन्हीं के द्वारा उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था कर्ज वसूली के लिए, और इसी से तंग आकर के पूरे परिवार ने ये सल्फास खा लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि परिवार पर करीब 5 लाख रुपए का कर्ज था। स्थानीय लोगों के मुताबिक साहूकारों के बढ़ते दबाव और कर्ज को चुकाने की असमर्थता के कारण परिवार खुदकुशी के लिए हो गया। परिवार का एक बच्चा बच गया। उसने बताया कि उसके पिता ने उसे भी जहर दिया था, लेकिन उसने उसे फेंक दिया। आजमगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। जिला अस्पताल में कर्मचारियों का अता पता नहीं, डॉक्टर भी नदारद दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीमारी से तड़प रहे एक मरीज ने खुद ही जमीन पर बैठकर ऑक्सीजन मास्क चेहरे पर लगा लिया। ये तस्वीरें सिस्टम की लापरवाही को दिखाने के लिए काफी हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में आपसी रंजिश के चलते शख्स ने एक चक्की मिल पर फायरिंग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फायरिंग की यह तस्वीर अमृतसर की है, जहां वडाली इलाके में एक आटा चक्की दुकान पर सुबह 5 बजे के करीब कार सवार बदमाश ने फायरिंग की।
इस वारदात की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। पुलिस कह रही है कि ये मामला आपसी रंजिश का है। अभियुक्त को पकड़ने के लिए छापामारी कर रही है। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸਟਾਰਟਰ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਆ, ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਜ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ मैनिपुलेट किया गया। अजय आप चेक कर रहे हैं एक्चुअल कॉज की है। चक्की मालिक लखविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि हमला नशा तस्कर सुखजीत सिंह मिंटो ने किया, जो पहले भी 3 बार उनकी दुकान पर हमला कर चुका है। लखविंदर के मुताबिक एक पुराने झगड़े की पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज लेने से मिंटू उनसे रंजिश रखने लगा था। आपको बता दें कि कई बार दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की तस्वीरें इतनी विचलित कर देने वाली हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। हादसा नेशनल हाईवे 30 पर देर रात 1 बजे हुआ। एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर पुल से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर के तुरंत बाद इस कार में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में कार आग का गोला बन गई। हादसे के वक्त 6 लोग कार में सवार थे। भीषण आग के बीच कार में मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला, जिसके चलते 4 लोगों की कार में जलकर मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार ये कार खाली मुरवेंड से कांकेर की ओर जा रही थी। नशे को इस दर्दनाक हादसे की वजह बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार चला रहा युवक नशे में था, जिसके चलते कार को कंट्रोल नहीं कर सका और कार बेकाबू होकर पुल से जा टकराई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जा सका, कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। हादसे के बाद स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन भीषण आग के चलते कार में मौजूद लोगों को समय रहते बाहर नहीं निकाला जा सका। फिल्म अभिनेत्री संगीता बिजलानी के पुणे स्थित फार्म हाउस में चोरी हो गई। चोरों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और कीमती सामान ले गए। संगीता बिजलानी काफी दिनों बाद फार्म हाउस पहुंची थी। क्या हुआ है? इधर कोई आया है, टीवी लेके गया है? ये बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री संगीता बिजलानी का घर है, जहां चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। पुणे के मावल में मौजूद बिजलानी के फार्म हाउस में चोरों ने कीमती सामान की चोरी कर ली। इस बात का पता तब चला जब अभिनेत्री कई महीनों के बाद अपने फार्म हाउस पहुंची। दरवाजा खोलते ही संगीता बिजलानी ने देखा कि घर के अंदर कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। फार्म हाउस के मेन गेट और खिड़की की ग्रिल टूट गई थी। एक टीवी सेट गायब था। बिस्तर और रेफ्रिजरेटर सहित कई घरेलू सामान के साथ सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ डाला गया। चोरी हुआ है, टीवी निकल गया वहाँ से। बाप रे बाप, सब तोड़ के फोड़ के गए हैं। बाथरूम में गए हैं अंदर। ये क्या है? ये दरवाजा भी खुला है, सब खुला है, पूरा घर खुला है। किसी ने आके तोड़ के सब अंदर घुस के कर दिया है। दरवाजा तोड़ने की कोशिश की है, हैंडल तोड़ दिया है, दरवाजा नहीं खुला उनसे। संगीता ने पुलिस को बताया कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य समस्याओं के कारण फार्म हाउस नहीं जा पाई थी। और अब आपको बिहार के एक स्कूल की हालत दिखाते हैं। पहली नजर में ये स्कूल कम, जानवरों का तबेला ज्यादा नजर आता है। स्कूल के भवन निर्माण में देरी की वजह से लाल कार्ड जमीन से जुड़ा विवाद है। ये एक स्कूल है जिसमें न पंखा है, न बिजली, न ही सिर के ऊपर पक्की छत। ये नन्हे बच्चे इस भीषण गर्मी में टीन शेड के इस स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल एक गौशाला में चलाया जा रहा है। वीडियो कटिहार शहर के सिरसा इलाके का है, जहां न्यू कॉलोनी की एक गौशाला में ये प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। पिछले 10 सालों से ये विद्यालय टिन शेड के नीचे चलाया जा रहा है। गौशाला में जगह की कमी के चलते कई कक्षाएं एक ही साथ संचालित करनी पड़ती हैं। एक शेड के नीचे कक्षा 1 और 2 का संचालन होता है, तो वहीं दूसरे शेड के नीचे कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे तपतपाती टिन के नीचे पसीना बहाने को मजबूर हैं। जिस स्कूल को आप देख रहे हैं उसमें 135 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। जिन हालात में ये बच्चे पढ़ते हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि ऐसा करना इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। तो कितना परेशानी होता है ऐसे में क्लास में? बहुत गर्मी है, गर्मी में सब बच्चा भी परेशान है, हम लोग भी हैं। आप प्रभारी प्रिंसिपल है यहाँ का, क्या क्या स्कूल में लाइन की व्यवस्था नहीं है? लाइन तो है, बच्चा सब है छोटा छोटा, तो कैसे लगाएंगे? बच्चा छू लेगा। पंजाब में कुछ युवकों को शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। क्या है पूरी कहानी? 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में।
लुधियाना में मां बेटे ने 7 युवकों को कनाडा में शादी कराने का सपना दिखाकर 1.5 करोड़ की ठगी की। जिस महिला पर धोखाधड़ी का आरोप है उसका नाम सुदर्शन कौर है, जो लुधियाना के खन्ना में रहती है, और उसकी बेटी हरप्रीत कनाडा में वर्क परमिट पर रह रही है। लुधियाना में लड़की की मां स्थानीय मैचमेकर के जरिए कनाडा जाने वाले इच्छुक युवकों के परिवारों से संपर्क करती थी। फिर महिला अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव उन युवकों के सामने रखती और वीडियो कॉल पर सगाई करवा देती थी। सगाई के बाद लड़की की मां खुद गरीब बताकर युवकों से पैसे की मांग करती थी। मां बेटी के बैंक खाते में पिछले 2 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। मामले का खुलासा एक गलत व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हुआ। इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश तब हुआ जब 27 वर्षीय जसदीप सिंह की 10 जुलाई को हरप्रीत से सगाई होने वाली थी। ये सगाई असली लड़की से नहीं बल्कि उसकी फोटो से होनी थी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद होटल में छापा मारकर ये रस्म रुकवा दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी मां सुदर्शन कौर, उसके बेटे मनप्रीत सिंह और सहयोगी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं कैलिफोर्निया में खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ FBI ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका की पुलिस ने कार्रवाई के दौरान NIA के वांछित आतंकी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में पुलिस और FBI ने खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कैलिफोर्निया में 1 हफ्ते पहले 8 खालिस्तानी आतंकी और लोकल गैंगस्टर पकड़े गए थे। कैलिफोर्निया पुलिस के अधिकारी पैट्रिक विथ्रो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैलिफोर्निया पुलिस और FBI की कार्रवाई में खालिस्तानी आतंकियों के सरगना पवित्र सिंह को पकड़ा गया है, जो PMG नामक अंतर्राष्ट्रीय गैंग चला रहा था। PMG का मतलब पवित्र माझा ग्रुप है। FBI के मुताबिक पवित्र सिंह उर्फ पवित्र प्रीत सिंह की भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हत्या और हथियारों से जुड़े मामले में तलाश थी। जून 2025 में NIA ने पवित्र सिंह बटाला और कनाडा के घोषित आतंकी लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ बब्बर खालसा इंटरनेशनल साजिश मामले में चार्जशीट दायर की थी। वहीं दूसरे मामले में मार्च 2025 में पंजाब में हुए पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर हमले के अभियुक्त गुरदेव सिंह को चोरी की गाड़ी के मामले में पकड़ा गया था। जमानत पर छूटने के बाद अब उसे अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी कि ICE ने पकड़ा है। अमेरिका में सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है।